हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा 12 भूगोल के मॉडल पेपर दूसरे का सॉल्यूशन करेंगे। पिछली क्लास में हमने पहला मॉडल पेपर देखा और ब्लूप्रिंट के बारे में देखा, आपके किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, वो हमने पिछली क्लास में देखा था। वो इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मॉडल पेपर इसमें खंड ए में सबसे पहला प्रश्न है वो एमसीक्यू से संबंधित रहने वाला है। 18 एमसीक्यू के प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न आधा नंबर का रहने वाला। यह जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन हल कराए जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यानी जो बार बार एग्जाम पूछे जाता है वो इन्हीं मॉडल पेपर में दिए गए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, यानी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है। इसमें से सांस्कृतिक भूगोल भी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, चिकित्सा भूगोल भी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है और अवकाश का भूगोल भी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। यानी इसमें ऑप्शन द जो उपरोक्त सभी है वो सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करने वाली नई संकल्पना प्रस्तुत की। यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच की जो मार्ग को परिलक्षित करने वाली नई अवधारणा है नव निश्चयवाद, वो किसने दी थी? नव निश्चयवाद है ग्रिफ टेलर ने दी थी। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। आगे तीसरा प्रश्न है लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात क्या कहलाता है। लोगों की संख्या यानी जनसंख्या और भूमि के आकार जो क्षेत्रफल के बीच का अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसमें ऑप्शन बी है वो सही है। जो जनसंख्या घनत्व का सूत्र है वो भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। उसके बाद चौथा प्रश्न है जापान का जो कोबे ओसाका प्रदेश है किस कारण से सघन बसाव, यानी जापान का कोबे ओसाका प्रदेश एक सघन बसाव प्रदेश है और इसका मुख्य कारण है वो क्या है? इसका मुख्य कारण औद्योगिकरण है। इसमें ऑप्शन सी है। जो कोबे ओसाका प्रदेश है उसमें उद्योग अधिक है, इस कारण ये सघन बसावा है। आगे पांचवा प्रश्न है अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों में जो सूचकांक यानी एसडीआई का स्कोर कितना होता है। जो अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है उनका स्कोर 0.800 से ऊपर होता है। जो उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश है उनका स्कोर 0.700 से 799 के बीच होता है। मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश है उनका स्कोर 0.550 से 699 के बीच होता है। जो निम्न स्तर के मानव विकास सूचकांक वाले देश होते हैं उनका स्कोर है 0.549 से नीचे होता है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। आगे छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल यानी जब बड़े फार्म में एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है उसे रोपण कृषि कहा जाता है। इसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कॉफी एक रोपण फसल है, रबड़ भी रोपण फसल है, गन्ना भी एक रोपण फसल है, लेकिन चावल है वो गैर निर्वाह कृषि की फसल है, ये रोपण फसल नहीं है। इसमें ऑप्शन द है वो सही है। सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है, यानी जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने वाला उद्योग कौन सा है। इसमें आधारभूत उद्योग आता है। इसमें ऑप्शन सी है वो सही है। जो आधारभूत उद्योग है वो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उपयोग करता है। जैसे जो लौह इस्पात उद्योग है अन्य उद्योगों में मशीनें बनाने के लिए लौह इस्पात का उत्पादन करता है। आठवां प्रश्न है सवर्ण कॉलर कहे जाने वाला क्रियाकलाप किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी जो सौरण कॉलर श्रमिक है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो सौरण कॉलर वाला श्रमिक है वो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। नौवां प्रश्न है तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोगी परिवहन तंत्र कौन सा। जो तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन है उनके लिए पाइपलाइन है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें ऑप्शन द है वो सही है। 10वां प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसमें ऑप्शन द है वो सही है। आगे 11वां क्वेश्चन है वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, यानी वृहद ट्रंक मार्ग है वो किन दो महासागरों से होकर गुजरता है। जो वृहद ट्रंक मार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। इसमें ऑप्शन बी है वो सही है। आगे 12वां क्वेश्चन है देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है, यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या जो देश की कुल जनसंख्या है उसका 68.8% भाग है वो गाँव में निवास करता है। 31.2% है वो शहरों में निवास करता है। इसमें ऑप्शन द है वो सही है। आगे 13वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो सिक्किम है। इसमें ऑप्शन द है वो सही है। जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे 14वां क्वेश्चन है जमशेदपुर किस प्रकार के नगर का उदाहरण है। जो जमशेदपुर है एक औद्योगिक नगर है, यानी यहाँ मुख्य रूप से उद्योग पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन बी है वो सही है। आगे 15वां प्रश्न है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो उत्तरी रेलवे मंडल है उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए सही है। 16वां क्वेश्चन है भारत के निर्यात संगठन में सबसे अधिक योगदान किसका रहता है। जो भारत का निर्यात संगठन है, यानी भारत है अपनी वस्तुएं अन्य देशों को भेजता है, उसमें विनिर्मित वस्तुओं का योगदान सबसे अधिक रहता है, यानी जो उद्योगों में बनी हुई वस्तु है वो भारत सबसे अधिक निर्यात करता है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित है। वो नहीं है। जो एशिया के टुंड्रा प्रदेश है वो वाणिज्य पशुधन पालन से
संबंधित नहीं है, जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित है। इसमें ऑप्शन 6 है वो सही है। 18वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर जो गंगा नदी है उसकी सफाई के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में 18 प्रश्न एबीसीडी के पूछे जाएंगे। यदि आपके भी कक्षा 12 में ऐच्छिक विषय के रूप में भूगोल है तो आज ही बूस्टर कोर्स ज्वाइन करें। और इस बूस्टर कोर्स में आपको संपूर्ण सिलेबस का फास्ट रिवीजन कराया जाएगा, 10 मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो पूर्णतः बोर्ड पेपर के अनुरूप होंगे। ये कोर्स पूर्णतः रिकॉर्डेड है, इसकी साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ये कोर्स मात्र और मात्र 151 रुपये में मिलेगा। ये कोर्स खरीदने के लिए आप आज ही प्ले स्टोर से OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। और आपको कोर्स खरीदने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स किस प्रकार खरीदना है इसका एक वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आपको कोर्स है वो किस प्रकार परचेज करना है। आज ही कोर्स ज्वाइन करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और अपनी भूगोल की तैयारी को शानदार दिशा दे। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके 10 रिक्त स्थान दिए होंगे और प्रत्येक रिक्त स्थान आधे नंबर का रहने वाला है। इसमें सबसे पहले है नवनिश्चयवाद की संकल्पना भूगोलवेत्ता खालिजगा ने परिलक्षित की है। जो नवनिश्चयवाद की संकल्पना है वो किसने दी? नवनिश्चयवाद की संकल्पना है वो ग्रिफ्थ टेलर ने वो दी थी। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा है 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या खालिजगा से अधिक दर्ज की गई। यानी 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। तीसरा है जल की उपलब्धता, भू आकृति, खालिजगा और मर्दाएं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक है। यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौगोलिक कारक कौन कौन से? उनमें सबसे पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा भू आकृति, तीसरा जलवायु और चौथा मर्दाएं। यह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक है। जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक है उनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा रिक्त स्थान है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल है? जो SDI 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह है उसमें 53 देश शामिल है। पांचवा है खालिजगा ने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला दी। जो वैश्विक संचार तंत्र है उसमें क्रांति किसके द्वारा आई? इसमें क्रांति है इंटरनेट के द्वारा आई है। आगे छठा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में खालिजगा का परिणाम है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उत्पादन में किसका परिणाम है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। सातवां प्रश्न है बस्तियों का प्रकार निर्मित क्षेत्र के खालिजगा और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। जो बस्तियों का प्रकार है जो निर्मित क्षेत्र है उसके विस्तार और उनके बीच की दूरी के द्वारा निर्धारित होता है। आठवां प्रश्न है मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल में जो बस्ती का खालिजगा प्रकार पाया जाता है। यानी मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो ये 3 पहाड़ी राज्य और जो केरल एक दक्षिण राज्य, इनमें मुख्य रूप से परिक्षिप्त बस्ती है वो पाई जाती है जिसे एकांकी बस्ती भी कहा जाता है। 9वां प्रश्न है रानीगंज और झरिया खालिजगा नगरों के उदाहरण है। जो रानीगंज और झरिया खनन नगरों के उदाहरण है। यहाँ मुख्य रूप से कोयला का खनन है वो होता है। 10वां प्रश्न है राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई देश की कुल सड़कों की लंबाई का खालिजगा प्रतिशत है। यानी जो नेशनल हाईवे NH है वो देश की कुल सड़कों की लंबाई का 2% भाग है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में 10 रिक्त स्थान है वो पूछे जाएंगे। आगे 30वां प्रश्न अति लघुरात्मक प्रश्न संबंधित है जिसका आपको उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। इसमें 9 अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला है विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में से कितने देश है वो एशिया में स्थित है। यानी विश्व के 10 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से 6 देश है वो केवल एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश है उनका नाम भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा है मानव विकास की अवधारणा पर कार्य करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? जो मानव विकास की अवधारणा पर कार्य करने वाले 2 महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे। सबसे पहला है डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इन दोनों का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तीसरा है WTO का पूरा नाम लिखिए। जो WTO उसका पूरा नाम विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या? यानी मुद्रा के बिना वस्तुओं का प्रत्यक्ष जो आदान प्रदान होता है उसे वस्तु विनिमय व्यवस्था कहा जाता है। 5वां प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं वर्तमान में दर्ज है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि संविधान की कौन सी अनुसूची है वो अनुसूचित भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं को दर्ज किया गया है। छठा प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न है कृषि गहनता की गणना का सूत्र लिखिए। यानी कृषि गहनता की गणना किस आधार पर की जाती है? कृषि या फसल गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटा नेवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। 8वां क्वेश्चन है हैदराबाद स्थित NRSC का महत्वपूर्ण कार्य
क्या जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है उसका मुख्य कार्य आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रक्रमण की सुविधा उपलब्ध करवाना है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और छोटे प्रश्नों में ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में है वो स्थित है। 9वां प्रश्न है सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन कौन से, यानी किन उद्योगों से सबसे अधिक जल प्रदूषण होता है। इनमें सबसे पहला उद्योग है चमड़ा उद्योग, दूसरा लुगदी और कागज उद्योग, वस्त्र और रसायन उद्योग है। इनसे सबसे अधिक जल प्रदूषित होता है। इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में वो 9 अतिलघुत्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो खंड 2 है वो लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित रहने वाला है। इसमें उत्तर सीमा है लगभग 50 शब्द रखी गई, यानी आपको 3 से 5 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न है वो 1.5 नंबर का रहने वाला है। इसमें चौथा प्रश्न है मानव भूगोल के 1970 के दशक के प्रमुख उपागमों को श्रेणीबद्ध कीजिए, यानी मानव भूगोल में 1970 के दशक में जो प्रमुख उपागम आए थे उनको आपको श्रेणीबद्ध करना है। 1970 के दशक के मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 3 नई विचारधारा मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन तीनों विचारधाराओं का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बन पाया। इन तीनों विचारधाराओं की परिभाषा भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। आगे 5वां प्रश्न है कृषि क्या है और कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम लिखिए, यानी आपको कृषि की परिभाषा लिखनी है, इसके प्रमुख प्रकारों के नाम लिखना है। कृषि वह कार्य जिसमें फसल उत्पादन का कार्य किया जाता है, अर्थात फसल बोना, सिंचाई करना, फसल काटना और अन्न उत्पादन करना है, कृषि कहलाता है। कृषि के प्रमुख प्रकार सबसे पहला है निर्वाह कृषि, दूसरी रोपण कृषि, तीसरा प्रकार है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, चौथा मिश्रित कृषि, 5वां डेयरी कृषि, छठा भूमध्य सागरीय कृषि जिसे खट्टे फलों की कृषि भी कहा जाता है, 7वां बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि, 8वां सहकारी कृषि और 9वां सामूहिक कृषि। ये कृषि के प्रकार आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके बारे में विस्तृत डिटेल हमने जो कृषि वाला अध्याय है उसमें थ्योरी में पढ़ी थी। आगे 6ठा प्रश्न है प्रौद्योगिक ध्रुव से क्या अभिप्राय, स्पष्ट कीजिए। प्रौद्योगिक ध्रुव वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो प्रादेशिक से केंद्रित है, यानी किसी प्रदेश विशेष में केंद्रित है, आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। एक प्रौद्योगिक ध्रुव एक सेकेंद्रीय क्षेत्र के भीतर अभिनव टेक्नोलॉजी और उद्योगों से संबंधित उत्पादन के लिए नियोजित विकास है। प्रौद्योगिक ध्रुव में विज्ञान अथवा प्रौद्योगिक पार्क, विज्ञान नगर या साइंस सिटी और दूसरी उच्च तकनीकी औद्योगिक संकुल है वो शामिल किया जाता है। यानी प्रौद्योगिक ध्रुव में विशेष रूप से जहाँ तकनीकी संबंधी कार्य किया जाता है, जो किसी प्रदेश विशेष में किसी एक जगह से केंद्रित होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। ये एक नियोजित विकास की रणनीति है। आगे 7वां प्रश्न है पंचम क्रियाकलाप क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। वे सेवाएं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन, व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग, नवीन प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, उन्हें पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। यानी नए और वर्तमान विचारों की रचना करना, जो पुराने विचार है उनके पुनर्गठन और उनकी व्याख्या करना, जो आंकड़े या डाटा है उनकी व्याख्या करना, उनका विभिन्न जगह प्रयोग करना, नई टेक्नोलॉजी के मूल्यांकन पर जो केंद्रित क्रियाकलाप उसे पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। प्राय जो सवर्ण कोलर श्रमिक कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीय सेक्टर का एक उपविभाग है, यानी जो चौथा और 5वां सेक्टर है तृतीय सेक्टर के ही उपविभाग है। आपको 8वां प्रश्न है हरित क्रांति की उपलब्धियां क्या है, यानी हरित क्रांति से फायदे कौन कौन से। वे हरित क्रांति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्न प्रकार से, इसमें सबसे पहला कृषि में रासायनिक उर्वरक और जो पीड़कनाशी इनका उपयोग शुरू हुआ, सिंचाई की सुविधा में सुधार और विस्तार किया गया, मेक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से चावल के अधिक उपज देने वाले बीज है वो भारत लाए गए। ये छोटे प्रश्न में पूछा जा सकता है भारत में अधिक उपज देने वाले गेहूं के बीज किस देश से लाए गए। गेहूं है वो मेक्सिको से लाए गए, ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो गम के माध्यम से, यानी जो गेहूं है वो मेक्सिको से लाए गए, फिलीपींस से वो चावल के बीज लाए गए। कृषि आधारित उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई, कृषि यंत्रों के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार जो हरित क्रांति के सकारात्मक परिणाम है उनको आपको देखना है। परीक्षा में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पूछे जा सकते हैं, आपको दोनों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 9वां प्रश्न है भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के कोई 3 दुष्परिणाम बताइए, यानी जब हम जो भूमिगत जल है उसका अधिक उपयोग करेंगे तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे। भौम जल के अत्यधिक उपयोग कारण कई दुष्परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे अत्यधिक उपयोग कारण कुछ राज्यों में इसका स्तर नीचा हो गया, यानी जो भूमिगत जल है उसका स्तर नीचा हो गया है। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का केंद्र बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में अत्यधिक भौम जल के उपयोग कारण जो संख्या यानी एक आर्सेनिक नाम का केमिकल होता है उसके सेकेंद्रण की वृद्धि हो गई। ये भौम जल का अत्यधिक दोहन का दुष्परिणाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 10वां प्रश्न है पतन और पोताश्रय में कोई 3 अंतर बताइए, यानी सबसे पहला है पतन। पतन पर जहाजों को सामान चढ़ाने और उतारने की सुविधा होती है। पोताश्रय में जहाज लहर और तूफान से सुरक्षा प्राप्त है वो करते हैं। पोताश्रय में एक विशाल क्षेत्र में जहाजों के आगमन की सुविधा होती है। ये प्राय अपनी पृष्ठभूमि से रेलों और सड़कों के द्वारा जुड़े होते हैं। जो पोताश्रय अपनी पृष्ठभूमि से रेल और सड़क द्वारा जुड़े होते हैं। पतन व्यापार के द्वार कहलाता है। यहाँ स्थल और समुद्री भाग आपस में मिले होते हैं। पोताश्रय में
स्थल भाग समुद्री भाग से नहीं मिला होता है, यानी जो पोताश है वो समुद्र के अंदर ही स्थित होता है, जबकि जो पतन है वो समुद्र और स्थल भाग के मिलन स्थल पर है वो स्थित होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, भारत में नगरीय अपशिष्ट का निपटारा किस प्रकार किया जाता है। नगरीय अपशिष्ट निपटान, नगरीय अपशिष्ट को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी और कबाड़ भी कहा जाता है। इसकी प्राप्ति दो स्रोतों से होती है, यानी जो नगरीय अपशिष्ट है वो दो प्रकार के स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला घरेलू प्रतिष्ठानों से, दूसरा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से, यानी घरों और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनसे प्राप्त होता है। घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के जो स्थल होते हैं उन पर डाला जाता है, जबकि जो औद्योगिक या व्यावसायिक इकाइयों का कचरा है उसका निपटान जन सुविधा नगर पालिका द्वारा निचली सतह की जो सार्वजनिक जमीन या गड्ढों पर है निस्तारित किया जाता है। यह जो भारत में नगरीय अपशिष्ट का निपटारा किस प्रकार किया जाता है उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। यानी जो घरेलू कचरा होता है उसको सार्वजनिक भूमि या निजी ठेकेदारों की जो जमीन होती है उस पर डाला जाता है, जबकि जो व्यावसायिक कचरा होता है उसको नगर पालिका द्वारा निचली सतह की जमीन पर है वो गड्ढों में निस्तारित किया जाता है। आगे 12वां प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए अथवा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि लिखी। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। ये अथवा में पूछे जाएंगे, आपको दोनों में से किसी एक को हल करना है। इसमें सबसे पहला है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग हर परीक्षा में उद्योगों के वर्गीकरण से संबंधित पूछा जाता है। आकार के आधार पर उद्योग पूछा जाता है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पूछा जाता है, या कच्चा माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण पूछा जाता है। आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं, यानी जिन उद्योगों पर स्वामित्व सरकार का होता है वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम है वो पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है निजी क्षेत्र के उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होता है। पूंजीवादी देश है उसमें अधिकतर उद्योग निजी सेक्टर में होते हैं। तीसरा प्रकार है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के जो उद्योग है उनका संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त परिवार द्वारा किया जाता है। यानी जो संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है उसका स्वामित्व सरकार और निजी ठेकेदारों दोनों के पास है, वो सम्मिलित रूप से होता है। इसके तो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कुछ देशों को हानि क्या हो सकती है। इसमें आपको जो नकारात्मक प्रभाव है उनको लिखना है। इसमें सबसे पहले ये अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंद्विता की ओर उन्मुख होता है। विश्व में जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ रहा है। संसाधनों के नष्ट होने की दर और उनके पुनर्भरण की दर से तीव्र है, यानी संसाधनों का उपयोग है वो अधिक हो रहा है। जो प्राकृतिक संसाधन है इनका दो अधिक होना भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव माना जाता है। संसाधनों के व्यापक उपभोग के फलस्वरूप समुद्री जीवन भी तीव्रता से नष्ट हो रहा है। जो वन क्षेत्र है वो कम हो रहे हैं। नदी बेसिन निजी पेयजल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। तेल, गैस, खनन, औषधि विज्ञान, कृषि व्यवसाय में जो संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हुए हर कीमत पर अपने कार्य को बढ़ाए रखते हैं। यानी ये जो बहुराष्ट्रीय निगम है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो संस्था है वो पर्यावरणीय जो संसाधन है इनके साथ खिलवाड़ करते हैं, नुकसान पहुंचाता है। बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करती। यदि यह संगठन केवल लाभ बनाने की तरफ उन्मुख रहता है और पर्यावरणीय स्वास्थ्य संबंधी विषय पर ध्यान नहीं देता है तो भविष्य के लिए इसके गहरे निहित अर्थ है वो हो सकता है, यानी भविष्य में इसे बड़े खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बाद 13वां प्रश्न है, भारत में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना क्यों आवश्यक है, समझे। भारत में नेवल बहे गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं बहुत ही सीमित है। इस कारण वर्तमान में भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना सर्वप्रमुख आवश्यकता है। जो भूमि बचत प्रौद्योगिकी उसे दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी जो प्रति इकाई भूमि में बोई गई फसल विशेष की उत्पादकता को बढ़ाए, यानी किसी एक विशेष फसल की उत्पादकता को बढ़ाए। दूसरी टेक्नोलॉजी जो एक वर्ष में गहन भूमि के उपयोग से बोए जाने वाले सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ाए। इस प्रौद्योगिकी उपयोग कर सीमित भूमि से भी कुल उत्पादन में वृद्धि करने के साथ जो श्रमिकों की मांग है उसको भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। भारत जैसे देशों में कृषि भूमि की कमी है परंतु श्रम की अधिकता पाई जाती है, यानी यहाँ पर श्रमिक अधिक है। अतः ऐसी स्थिति में फसल गहनता की आवश्यकता भूमि उपयोग के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी जो आर्थिक समस्या उसको भी कम करने के लिए आवश्यक है। यानी भूमि बचत प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम जो हमारे पास अवेलेबल भूमि है उसमें अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसे जो बेरोजगार लोग हैं उनको श्रमिक के रूप में अधिक रोजगार मिल सकता है। इसके अलावा हमें भूमि सुधारों की कमी भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न है हर बार परीक्षा में जो भारतीय कृषि की समस्या उनसे पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें है कि भूमि सुधारों की कमी है भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या है, वो किस प्रकार है इसकी आपको व्याख्या करनी है।
भूमि सुधारों की कमी भारतीय कृषि की एक प्रमुख समस्या है। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित है। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणाली चलती थी। इसमें सबसे पहला है मालवाड़ी, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरी जमींदारी प्रथा। इनमें से जो जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भूमि सुधार है उसको प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। अधिकतर राज्य सरकारें राजनीतिक रूप से जो शक्तिशाली जमींदार है उनके खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में अक्षम रही। भूमि सुधारों के लागू नहीं होने के कारण कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिसके कारण कृषि का पूर्ण विकास है वो नहीं हो पाया। यानी जो कृषि योग्य भूमि है उसका असमान वितरण है। कुछ किसानों के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है और कुछ के पास है वो भूमि है ही नहीं। ये असमान वितरण है भारतीय कृषि की एक महत्वपूर्ण समस्या है। आगे 14वां प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित है क्यों? यानी जो प्रायद्वीपीय भारतीय दक्षिणी भारत है उसकी तुलना में जो विशाल मैदान है उसमें सिंचाई की सुविधाएं अधिक विकसित क्यों है? देश के उत्तरी विशाल मैदान मूलतः गंगा सतलज नदी बेसिन में स्थित है। इस बेसिन में मुख्यतः रंध्र युक्त कोमल चट्टान और जलोढ़ मृदा की प्रधानता है। यानी यह जो चट्टान है और रंध्र युक्त और कोमल है, यहाँ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र में जल के आसानी से रिस कर नीचे चले जाने के कारण जो भूगर्भिक जल की उपलब्धता अधिक है। यानी यहाँ पर जो भूमिगत जल है वो अधिक है। इसके विपरीत जो प्रायद्वीपीय भारत में चट्टानी धरातल की प्रधानता है, जिसके कारण जल रिसाव बहुत ही धीमी गति से होता है। यानी जो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टान है वो कठोर है, जिसमें जल है वो धीमी गति से रिसाव होता है। भूमिगत जल की अधिकता के कारण उत्तरी विशाल मैदान में कुएं और नलकूप की भी अधिकता है, जिसके कारण सिंचाई आसानी से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है इसमें नित्यवाही नदियों की उपस्थिति के कारण नहरी तंत्र भी विकसित है जो सिंचाई में सहायक है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें मौसमी नदियां और धरातलीय जल की कमी के कारण सिंचाई है वो कम विकसित है। इसके अलावा हमें पंजाब और हरियाणा राज्य में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध है, किंतु यहाँ भूमिगत जल स्तर निरंतर नीचे गिर रहा है। इसके क्या कारण है? यानी पंजाब और हरियाणा में पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होते हुए भी भूमिगत जल का स्तर नीचे क्यों गिर रहा है, इसके आपको कारण बताना है। चूंकि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की तुलना में अधिक होती है। जो सिंचाई की उत्तम व्यवस्था से बहुफसलीकरण भी संभव है। यानी सिंचाई की व्यवस्था से हमें वो विभिन्न प्रकार की फसलों की बुआई कर सकते हैं। इसी कारण पंजाब और हरियाणा में न्यूनतम बोए गए क्षेत्र का जो 85% भाग है वो सिंचित क्षेत्र है। इन राज्यों में मुख्य रूप से चावल और गेहूं की कृषि की जाती है जो सिंचाई के अभाव में संभव नहीं है। यानी चावल और गेहूं दोनों फसलों के लिए सिंचाई की अति आवश्यकता होती है। इन राज्यों के गंगा सतलज बेसिन में स्थित होने के कारण यहाँ भूमिगत जल की उपलब्धता अधिक है। इसी कारण जो पंजाब के निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% और हरियाणा का 51.1% भाग कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचित होता है। इसी प्रकार ये राज्य अपने जो संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग सिंचाई के अंतर्गत करते हैं, जिसके कारण इन राज्यों में भूमिगत जल के स्तर में कमी आ रही है। यानी इन क्षेत्रों में नदी का पानी होते हुए भी जो भूमिगत जल है उसका उपयोग सिंचाई में अधिक हो रहा है, जिसके कारण भूमिगत जल का स्तर नीचे गिर रहा है। आगे जो 15 प्रश्न है वो 4 नंबर का रहने वाला है। इसका उत्तर आपको 200 से 250 शब्द यानी लगभग 20 से 25 लाइन में देना है। ये भी या तो हम पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न दिए होंगे, दोनों में से आपको किसी एक प्रश्न को हल करना है। इसमें सबसे पहला विशिष्टीकृत क्रियाकलापों के आधार पर पत्नों का वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक पतन के दो उदाहरण दीजिए। यानी विभिन्न प्रकार के जो पत्नों पर कार्य होते हैं उनके आधार पर आपको पत्नों का प्रत्येक पतन के दो उदाहरण देना है। इसके अलावा हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश कैसे लाभ प्राप्त करता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या है। इसमें सबसे पहला विशिष्टीकृत कार्यकलाप के आधार पर पतनों के प्रकार। इसके आधार पर पतनों को निम्नलिखित प्रकारों के अंतर्गत विभक्त किया जाता है। सबसे पहला पतन है तेल पतन। ये पतन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करता है। इनमें से कुछ टैंकर पतन है और कुछ तेल शोधन पतन भी है। वेनेजुएला में माराकार्बो, ट्यूनीशिया में एस्किरा, लेबनान में त्रिपोली ये टैंकर पतन है। जबकि जो पर्शिया की खाड़ी में अबादान एक तेल शोधन पतन है। इन पतनों का उदाहरण आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दूसरा पतन है मार्ग पतन या विश्राम पतन। ये इस प्रकार के पतन है जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। यहाँ पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने और खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते थे। बाद में ये वाणिज्यिक पतनों के रूप में विकसित हो गए, जैसे अदन, होनोलुलु और सिंगापुर है इसके अच्छे उदाहरण है। तीसरा पतन है पैकेट स्टेशन। इनको फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे प्रश्नों में कई बार पूछा गया कि फेरी पतन क्या है। इस पर टिप्पणी लिखिए। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक और यात्रियों के परिवहन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होता है कि जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने स्थित होते हैं। जैसे जो इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर और फ्रांस में कैलाइस पतन है, ये पैकेट पतन के उदाहरण है।
चौथा पतन है अंतरपो पतन या एकतन पतन। ये भी अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि अंतरपो पतन है वो क्या, ये एकतन केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती, जैसे जो सिंगापुर है एशिया के लिए एक अंतरपो पतन है, रोटरडम है यूरोप के लिए अंतरपो पतन है, कोपेनहेगन जो बाल्टिक क्षेत्र है उसके लिए अंतरपो पतन है, यानी जो उससे जुड़े हुए स्थलीय भाग से जुड़े हुए क्षेत्र या देश है उनसे निर्यात हेतु वस्तुएं उस पतन पर लाई जाती है, उसे अंतरपो पतन है वो कहा जाता है। पांचवा पतन है नौसेना पतन। ये पतन सामरिक महत्व पतन है, यानी ये युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण पतन है। ये पतन युद्धक जहाजों को सेवाएं देते हैं, उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। भारत में कोची और कारवाड़ है नौसेना पतन है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, यानी प्रत्येक पतन का आपको दो है वो उदाहरण देना है। तो हमें विभिन्न देश है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रयोग में लाए तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता और हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश निम्नलिखित प्रकार से लाभ प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में अधिक भिन्नताएं नहीं मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तु और सेवाओं के मूल्य नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाता है, यानी जो वस्तुओं का और सेवाओं का मूल्य निर्धारण है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक कंपनी अपनी वस्तु है उसका मूल्य अधिक बढ़ा नहीं सकती। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विश्व के कुछ विकासशील देशों में बाह्य स्रोतन के रूप कार्य से एक और लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिला है। दूसरी ओर बाह्य स्रोतन करने वाले देशों को पर्याप्त पूंजी भी प्राप्त होती है, यानी बाह्य स्रोतन के द्वारा अनेक बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिला है और उन्हें देशों को विदेशी पूंजी भी प्राप्त होती है। कुछ देशों में कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है, जबकि कुछ वस्तुओं में उनकी कमी होती है। ऐसी स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं का जो अधिक उत्पादन करने वाला देश इन वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात दूसरे अल्प उत्पादित देशों में करने लगता है, यानी जहां उनकी मांग होती है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भागीदार देश वस्तु और सेवाओं का लाभ उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा विदेश संबंधों में उल्लेखनीय सुधार होता है, जिससे देशों में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से एक देश की संस्कृति और दूसरे देश की संस्कृति के साथ जुड़ती है। आयातित उत्पादों और सेवाओं के द्वारा आयात करने वाले देश की जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार आता है, जबकि निर्यात करने वाले देश को निर्यात के बदले भारी मात्रा में विदेशी पूंजी प्राप्त होती है। इस पूंजी से निर्यात करने वाले देश अपने आर्थिक विकास की गति प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न राष्ट्रों में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन का विशिष्टीकरण को बल मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल आर्थिक दृष्टि से लाभ नहीं होते वरन शांति, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विभिन्न देशों को लाभ किस प्रकार होता है। आगे 16 प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन कीजिए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए उनका आपको वर्णन करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय कृषि का उद्देश्य मात्र जीविकोपार्जन था, यानी अपने खाने के लिए अनाज पैदा करना था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। इस हेतु सरकार ने कृषि ज्ञानता को बढ़ाना, व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्न फसल उगाना और कृषि योग्य पड़ती और जो बंजर भूमि उसको कृषि भूमि में परिवर्तित करने जैसे उपाय अपनाए। यद्यपि प्रारंभ में इन उपायों से खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन लगभग स्थिर हो जाने के कारण ज्ञान कृषि जिला कार्यक्रम और ज्ञान कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, किंतु 1960 के दशक के मध्य में लगातार दो अकाल पड़ने के कारण भारत को खाद्यान्नों को आयात करना पड़ा, यानी दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगाने पड़े। अतः इसके बाद कृषि विकास हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए गए। सबसे पहला उपाय है अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का उपयोग। देश में कृषि में एक मौलिक और मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता को देते हुए हरित क्रांति नामक एक नवीन कृषि नीति को अपनाया गया, जिसके तहत गेहूं मेक्सिको से और चावल फिलीपींस के अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्मों को रासायनिक खाद के साथ सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्र जैसे हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात में बोया गया। हरित क्रांति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। दूसरा सुधार है कृषि जलवायु नियोजन। चूंकि प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक की सीमित थी, इसे कृषि विकास में आई प्रादेशिक जो असमानता है उसको दूर करने के लिए 1988 में योजना आयोग ने कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसे कृषि, पशुपालन और जल कृषि को विकास देने हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल मिला। तीसरा कार्यक्रम है उदारीकरण नीति और उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति और उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि के विकास के क्षेत्र में नवीन आयामों का सूत्रपात हुआ। यह आपको स्वतंत्रता के बाद जो कृषि विकास हेतु महत्वपूर्ण चले जा रहे कार्यक्रम है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हरित क्रांति, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके अथवा में है भारत में तिलहन फसलों के उत्पादन और वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी भारत की जो मुख्य तिलहन फसलें हैं उनका उत्पादन किन राज्यों में होता है और इनका वितरण है किस प्रकार होता है, इसका आपको विस्तार से है वो वर्णन करना है।
तिलहन की कृषि मुख्यतः खाद्य तेल निकालने के लिए की जाती है, यानी जो खाने का तेल होता है उसे निकालने के लिए की जाती है। देश में मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भाग, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना और रायलसीमा प्रदेश मुख्य तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। भारत में कृषिगत क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलों की कृषि की जाती है, यानी कुल जो फसलें बोई जाती है उनके 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती है। देश की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी को सम्मिलित करता है। यह देश की मुख्य है वो तिलहन फसल है। इसके बाद आपको इसका वर्णन करना है। सबसे पहली तिलहन फसल है वो है मूंगफली। भारत विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह 2018 के आंकड़े के अनुसार है, यानी विश्व में कुल जितनी मूंगफली उत्पादित होती है उसमें से 18.8% मूंगफली का उत्पादन भारत अकेला देश करता है। मूंगफली मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ की फसल है, किंतु दक्षिण भारत में इसे रबी ऋतु में भी बोया जाता है, यानी ये उत्तर भारत में खरीफ की फसल है जबकि दक्षिण भारत में इसे रबी ऋतु में भी बोया जाता है। मूंगफली देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र में बोई जाती है। देश का कुल बोया गया क्षेत्र उसके 3.6% भाग पर मूंगफली बोई जाती है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य। तमिलनाडु में जहाँ फसल ये आंशिक रूप से सिंचित है वहाँ इसकी पैदावार अधिक है, किंतु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसकी पैदावार है वो कम होती है। इस प्रकार आपको मूंगफली किन किन राज्यों में होती है इसकी डिटेल विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे दूसरी तिलहन फसल है तोरिया और सरसों। तोरिया और सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित है, जैसे राई, सरसों, तोरिया और तारामीरा। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। भारत के मध्य और जो उत्तर पश्चिम भाग है इनमें रबी की ऋतु में बोए जाता है। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती। इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है, किंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार और टेक्नोलॉजी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन फसलों के अंतर्गत देश का लगभग 2/3 भाग है वो सिंचित है। यह देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 2.5% भाग पर ही बोए जाते हैं। इनके उत्पादन का 1/3 भाग है वो राजस्थान में होता है, यानी तोरिया और सरसों सबसे अधिक राजस्थान में उत्पादित होती है। अन्य उत्पादक राज्य हरियाणा और मध्य प्रदेश है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा और पंजाब में अधिक है, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधाएं हैं वो अधिक है। आगे तीसरी तिलहन फसल है सोयाबीन और सूरजमुखी। ये भारत का अन्य महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। इन दोनों राज्यों का नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दोनों राज्य मिलकर देश का 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूरजमुखी की फसल का सांद्रण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इससे जुड़े महाराष्ट्र के भागों में। देश के उत्तरी भागों में ये गौण फसल है, यानी बहुत कम बोई जाती है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में सोयाबीन और सूरजमुखी का उत्पादन है वो अधिक है। इस प्रकार जो तीसरी तिलहन फसल है सोयाबीन और सूरजमुखी, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। आगे 17वां प्रश्न है विश्व के मानचित्र से संबंधित रहने वाला है। इसमें आपको 4 स्थान दिए होंगे और प्रत्येक स्थान है आधे नंबर का रहने वाला है, यानी 17वां क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। मानचित्र की एक क्लास ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है, प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। इनसे बाहर आपके मानचित्र नहीं पूछे जाएंगे। जो पाठ्य पुस्तक है उनसे ही मानचित्र पूछे जाता है। सबसे अधिक मानचित्र जो प्रमुख समुद्री पतन और जो हवाई अड्डे हैं उनसे पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा मेक्सिको और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी देशों के नाम है वो पूछे गए। रूस यूरोप और एशिया में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ मध्य अमेरिका में स्थित है। कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है और मेक्सिको है वो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। इनका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 18वां प्रश्न है वो भारत के मानचित्र से संबंधित रहने वाला। यहाँ आपके लिए जो भारत के मानचित्र के में प्रमुख है समुद्री पतन है वो पूछे गए। इसमें सबसे पहला पतन है तूतीकोरिन, दूसरा पारादीप, तीसरा कांडला और चौथा मंगलुरु। कांडला है वो गुजरात में स्थित है, मंगलुरु कर्नाटक में है। जो तूतीकोरिन पतन है वो तमिलनाडु में स्थित है और पारादीप है वो ओडिशा में। इस प्रकार इन चारों पतनों को आपको मानचित्र में दर्शाना है। भारत के मानचित्र की क्लास भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार जो दूसरा मॉडल पेपर है इसका हमने संपूर्ण सॉल्यूशन किया। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछली परीक्षा में पूछे गए वही प्रश्न लिए गए। इन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए।